सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में वाक्य भेद। वाक्य भेद में हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे इसकी। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे अभिष्ट आशय पूरी तरह स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे अभिष्ट आशय पूरी तरह स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य किसी भी भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई होती है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें वाक्य की मदद लेनी पड़ती है। अपने विचारों को हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें वाक्य की मदद लेनी पड़ती है। बिना वाक्य की सहायता के हम अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। एक एक शब्द बोल करके हम अपने विचार जो है दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। वाक्य से बोलने या लिखने वाले के आशय का बोध होता है। वाक्य से बोलने और लिखने वाले के कहने के आशय, उसके कहने के मतलब का बोध होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी वाक्य में शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जब वाक्य रचना करते हैं तो उसमें क्या है, शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए और उस समूह का पूरा पूरा अर्थ जो है स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इसकी परिभाषा और मैंने आपको ये समझाया। उसके बाद है वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है बच्चों, अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं? आकांक्षा, योग्यता। तो वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा क्रम का होना अनिवार्य होता है। वाक्य में आकांक्षा भी होनी चाहिए, योग्यता तथा क्रम होना चाहिए। ठीक है, वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने की जो उत्सुकता पैदा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। एक पद को सुनने के बाद हमें उसके बाद अगले पद को जानने की, मतलब कि अगले वाक्य को जानने की जो हमारी आकांक्षा इच्छा होती है उसको हम आकांक्षा कहते हैं। और उसके बाद वाक्य में योग्यता से तात्पर्य है कि पदों के अर्थबोधन की क्षमता की सामर्थ्य से है कि जब जो भी हम बोल रहे हैं उसका अर्थ जो है, जो भी हम सामने वाले को बोल रहे हैं वो उसको कितना समझ पा रहा है, वो उसकी योग्यता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। वाक्य की विशेषता आपको पता है बच्चों कि वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें प्रयुक्त सभी पदों का पूरा अर्थ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। जो भी उसमें वाक्य में पद प्रयोग किए जा रहे हैं उनका अर्थ जो है स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए, शब्द जो है सही क्रम में होने चाहिए। उसके बाद शब्द जो है सार्थक होने चाहिए और साथ ही साथ उनका प्रसंग के अनुकूल प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रसंग जो है बात कोई और ही चल रही है और आप वहाँ पर शब्दों का प्रयोग कोई और ही चल रहा है। ठीक है, तो और बोलने और लिखने के क्रम में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की निकटता का होना आवश्यक है, क्योंकि जब शब्दों को रुक रुक कर बोला जाता है तो वे अर्थ में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जो वाक्य लिखा जा रहा है वह अपने आप में पूरा होना चाहिए, वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखते समय वाक्य में किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ अधूरा प्रतीत होता है। और वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक में मेल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इन सब का मेल नहीं होगा तो वाक्य जो है अधूरा रह जाएगा। तो सीधे शब्दों में यह है कि बच्चों जो हम वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं भी बोल रही हूँ तो पूरा जो मैं बोल रही हूँ आपको मेरी बात तभी समझ में आएगी जब मैं इस एक क्रम में बोलूँगी, मेरे बोले हुए शब्दों का कोई अर्थ होगा और जो है जैसा मैं और जो प्रसंग के अनुकूल, क्योंकि मैं वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ तो मैं इसी के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करूँगी, ना कि अगर मैं इसमें कोई दूसरे शब्दों का प्रयोग करूँ या फिर जैसे मैं आपको वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पर मैं आपको अलंकार वाले शब्दों का प्रयोग करूँ कि वाक्य में अलंकार ऐसा होता है और बात अलग अलग शब्दों का प्रयोग करूँ तो वहाँ पर क्या होगा, आपको जो है मेरा कहने का तात्पर्य समझ में नहीं आएगा, ये सार्थक शब्द नहीं होंगे। ठीक है, तो वाक्य के अंग, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। कर्ता एवं क्रिया, इनके बिना वाक्य संभव नहीं है। कर्ता और क्रिया के बिना जो है वाक्य रचना संभव नहीं है। जैसे मीरा नाचेगी, मीरा कर्ता है और नाचेगी क्रिया है। ठीक है, तो
उपरोक्त वाक्य में एक कर्ता मीरा है तथा एक क्रिया नाचेगी है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो घटक होते हैं। अंगों को ही घटक भी कहते हैं बच्चों, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अंग और घटक एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य, सबसे पहला वाक्य का घटक या अंग क्या है? उद्देश्य। और दूसरा क्या है? विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहेंगे। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए। श्याम क्या है? उद्देश्य है, श्याम के बारे में कहा जा रहा है ना। और विधेय, वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, यहाँ पर क्या है? श्याम क्या है? उद्देश्य। अब यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? किसने फल लिए बाजार से? श्याम ने। तो श्याम क्या हो गया? विधेय हो गया, उद्देश्य हो गया। और उसने बाजार से क्या लिए? फल लिए। फल के बारे में क्या लिए? फल। तो वो क्या हो गया? विधेय हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेंगे हम। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चे, और वो उड़ा क्या रहे हैं? पतंग। किसके बारे में कहा जा रहा है? पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। तो वो क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आज हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।